हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं हम सबके प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज सेंटर। हम अपने वही चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, वाई डू वी फॉल इन, और आज इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ये चैप्टर की जर्नी आपको कैसी लगी मुझे आप बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पढ़ाने की कोशिश की है, इसे एक ब्रॉड विजन के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश किया है, जिससे कि जो बच्चे 11th और 12th में अपनी बायो से रिलेटेड हायर स्टडीज़ को एम कर रहे हैं उनके कंसेप्ट अभी से ही क्लियर हो जाएं। क्योंकि होता क्या है कि अभी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी और आपको पहले ये वाले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे गोल्स क्या हैं? यही दो गोल्स बचे थे हमारे आखिरी के, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो ये क्या है हमारे टुडेज गोल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तुम कभी बीमार पड़े हो? पड़े ही होगे। हमेशा से तो कोई भी स्वस्थ नहीं होता और ना ही कोई रह सकता है। ठीक है, तो तुम कभी ना कभी बीमार पड़े होगे। जैसे तुम बीमार पड़े, हमारा वेंकी स्टार भी बीमार पड़ा। ये हमारा वेंकी है, ये ना बीमार हो गया है। अब अगर कोई आदमी बीमार हो गया है उसे ठीक तो करना ही पड़ेगा ना, वो हमेशा बीमार तो नहीं रह सकता। तो उसे ठीक करने के लिए ही, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ही जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हमारा वेंकी बीमार है तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, हम किसी बीमार बंदे की, हम वेंकी को कैसे ट्रीट करेंगे, है ना, हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम कैसे उसे वापस से ठीक कर सकते हैं। हम उसे ठीक कर सकते हैं बाय, ओहो ये क्या हुआ, हाँ, डिक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ डिजीज, और दूसरा बाय किलिंग कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, इसे अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है, डिजीज क्या है, एक कंडीशन है जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है। क्यों कंफर्टेबल नहीं है? हमारे बॉडी का कोई फंक्शन हिंडर हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारे बॉडी पे कब्जा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, और ये हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये हमारे लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है जिसे हम डिजीज कहते हैं। ठीक है, और डिजीज क्या होता है, जब हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल रहेगी ना तो भाई उसमें और ज्यादा इफेक्ट आने लगेंगे, मतलब और बुरा होएगा, बुरे से बुरा लगा लो तुम। डिजीज होते हैं तो भाई बुरा तो होता ही है ना। जैसे हम लगा लेते हैं, हमें डिजीज हुआ, हमें बुखार हो जाता है, हमें पेन होने लगता है, हमें स्वेलिंग हो जाती है, ये इन्फ्लेमेशन है। ये बुरे से बुरा कैसे हुआ भाई? डिजीज था, है ना। डिजीज किसकी वजह से था? माइक्रोब की वजह से था। वो जो माइक्रोब है, सॉरी, वो जो माइक्रोब है उसको मारने के लिए क्या आएगा? उसको मारने के लिए हमारे वाइट ब्लड सेल्स आएंगे, वो उसे मारेंगे, और वो जो रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन की ही वजह से हमें बुखार होता है, और क्या कहते हैं, हमें स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, रेडनेस होती है। तो ये डिजीज की वजह से ही है, जो भी हमें ये बुखार हो रहा है। आया समझ? डिजीज की वजह से। तो तो ये डिजीज का इफेक्ट है, ये कहीं ना कहीं उस अनकंफर्टेबल पोजीशन का ही इफेक्ट है कि हमें बुखार हो रहा है। चलो, मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ बताने में, मैं एक और बार बता देता हूँ क्या होता है। तुम भी वेंकी बीमार हुआ, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमार हुआ है वेंकी। ये वेंकी है अपना, इसका नाम वाम तो लिख लें,
विंग की। ये एक माइक्रोब की वजह से बीमार हुआ और इसकी बॉडी एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गई उस माइक्रोब की वजह से, और वो अनकंफर्टेबल पोजीशन, वो डिस्टर्ब्ड इज ही है डिजीज। आया समझ? यही होता है डिजीज। अब होता क्या है कि वो माइक्रोब आ गया तो हमारी बॉडी शांत नहीं बैठती। हमारी बॉडी क्या करती है, वाइट ब्लड सेल्स को रिक्रूट कर करके उन्हें मारने के लिए भेजती है, भाई माइक्रोब वगैरह को हटाओ, है ना। तो उसके चक्कर में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स शो होता है ना, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। रिस्पॉन्स जैसे अब वाइट ब्लड सेल्स उन्हें मार रहे हैं तो उसके बदले में ना एक रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी की तरफ से, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको इन्फ्लेमेशन डिटेल में पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन से अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, हमें बुखार हो जाएगा, पेन होएगा, रेडनेस होएगी, ठीक है। तो बुखार असल में माइक्रोब की वजह से नहीं हो रही है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, या हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। और ये रिस्पॉन्ड कर ही क्यों रही है, उस माइक्रोब की वजह से कर रही है जिसने डिजीज किया है। तो इसीलिए उस डिजीज का इफेक्ट ही है कहीं ना कहीं वो बुखार, उसी की वजह से तो हुआ है तुम्हें बुखार यार। हुआ तो खैर वो रिस्पॉन्स की वजह से है, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड ही क्यों करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें डिजीज हुआ, क्योंकि तुम पे अटैक हुआ। तो इसीलिए जो इफेक्ट ऑफ डिजीज है हम उसे कम करते हैं इस पहले केस में। जैसे हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल ये बुखार को कम करती है, इट रिड्यूसेस फीवर, ठीक है। आया समझ? तो ये तो हो गया हमारा कि भाई वो कम कर रहे हैं हम, इफेक्ट ऑफ डिजीज कम कर रहे हैं। आया समझ? कि हमें पेन वेन हो रहा है, हम उसे भी कम कर रहे हैं, हम पेन किलर्स ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस डिजीज के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं। अब बाय किलिंग कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज क्या होता है, कॉज ऑफ डिजीज होता है कि वो माइक्रोब, अब उस माइक्रोब का हम काम तमाम करना चाह रहे हैं। कैसे भाई, देखो डिजीज किसकी वजह से हुआ, माइक्रोब की वजह से हुआ। अगर माइक्रोब ही नहीं रहा तो वो डिजीज क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो दूसरा तरीका है ट्रीट करने का कि भाई हम डिजीज के कॉज को ही मार दें, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आया समझ? चलो इसमें और बात करते हैं। अब ये कैसे होता है, ये होता है बाय टेकिंग मेडिसिन्स। भाई मेडिसिन्स लेके हम कम करते हैं, और मेडिसिन्स में भी अब मैं बात करने वाला हूं एंटीबायोटिक्स की। अब तुम कहोगे ये पैरासीटामोल क्या मेडिसिन नहीं थी? बिल्कुल थी ये मेडिसिन, लेकिन ये जो मेडिसिन है ये डिजीज को नहीं मार, मतलब डिजीज के कॉज को नहीं मार रही, जो कि माइक्रोब है। ये क्या कर रही है, ये उस सिम्टम्स को ठीक कर रही है। ये हमारे जो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, फीवर वगैरह, ये इन चीज़ों को ठीक कर रही है। मतलब ये, हाँ ये दवाई है, मैं नहीं मना करता ये दवाई नहीं है, लेकिन ये दवाई असल में डिजीज़ को नहीं मार रही। तो ये मेडिसिन कौन सी होंगी जो कि डिजीज़ को मारेंगी, डिजीज़ के कोज को मारेंगी, ठीक है। आया समझ? अब इसमें भी हम बात करेंगे, हमारे जो कोर्स में है वो एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। मतलब और जनरली ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसके लिए यूज की जाती हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया इन बॉडी। आया समझ? तो ये बैक्टीरिया वगैरह को मार, अब क्या है कि भाई अब इनका मैकेनिज्म क्या है, अब हम उसे समझते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स असल में काम कैसे करती हैं। देखो माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब वो जो माइक्रोब है वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, वो एक वायरस हो सकता है। वायरस से एक बात याद आई, पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने सिंगल सेलुलर में बता दिया था, का एग्जाम्पल दिया था वायरस और बैक्टीरिया। मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वायरस यूनिसेलुलर नहीं होता है, वो ए सेलुलर होता है।
ठीक है। ए सेलुलर का मतलब वो सेल ही नहीं है, वो सेल ही नहीं है, इट इज नॉट लिविंग। ठीक है, जब भी ना ये सेल थ्योरी का भी एक एक्सेप्शन है, हम सेल वाला चैप्टर जब कवर करेंगे तो सीखेंगे। अभी के लिए याद रखना, वायरस इज नॉट यूनिसेल्ड, इट इज ए सेलुलर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था भाई, प्रोटोजोआ कोज करता है डिजीज, बैक्टीरिया करता है, तो क्या है ना, इन सबके अपने अलग अलग प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस इनके अलग अलग हैं, ये अलग अलग बायोकेमिकल पाथवेज को फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई बैक्टीरिया है वो एक अलग ही पाथवे को फॉलो करके अपनी आबादी बॉडी में बढ़ा रहा होगा, हम कह सकते हैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा होगा, या फिर जो नए नए उसको सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे उसके सेल्स बैक्टीरिया के एक अलग मैकेनिज्म से। ठीक है, चलो ये ऐसे नहीं, ऐसे बताते हैं। बैक्टीरिया ऐसे नहीं दिखता है, ऐसा सब कुछ दिखता है। ये एक बैक्टीरिया है, देखो ये हमारी बॉडी में है और ना इसने अपनी दुकान खोल ली है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया ना अपनी एक दुकान टाइप की सी खोल लेता है बॉडी में जाके, अपना ही तामझाम शुरू कर दिया हमारी बॉडी में जाके, जो कि हमारी बॉडी से काफ़ी अलग है। तो क्या होगा, बैक्टीरिया के सेल्स अपने कुछ बायोकेमिकल पाथवेज से एक अपने लिए सब्सटेंसेस बनाएंगे, अपने मतलब अपनी जीविका काटेंगे हमारी बॉडी में, लेकिन एक अलग प्रोसेसेस से, वो अपने अलग बायोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा चीज़ों को जो भी उन्हें चीज़ चाहिए बॉडी में उसका सिंथेसिस करेंगे। दूसरी तरफ हमें हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो अलग बायोकेमिकल पाथवेज के को फॉलो करके अलग सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी है और जो हमारी बॉडी का बायोकेमिकल प्रोसेस है और जो बैक्टीरिया की बॉडी का बायोकेमिकल प्रोसेस है, उनमें डिफरेंस है। ठीक है, अब उससे क्या होता है, हम इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं, हम इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं और असल में क्या करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ बनाते हैं, ऐसे केमिकल्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं कि जो ना जाके जब हमारी बॉडी में जाएं तो वो जो बैक्टीरिया की बायोकेमिकल प्रोसेस है ना, वो उन्हें रोक दे, वो उन्हें हिंडर कर दे। जैसे मैं कहूँ भाई, हाँ बैक्टीरिया ना सेल वॉल बनाता है, बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है, तो हमें एक ऐसी दवाई बना दें भाई, अब सेल वॉल बना रहा है। अब क्या सेल वॉल एनिमल सेल में होती है? अभी के लिए याद रखो, नहीं होती है एनिमल सेल में, सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, एनिमल सेल में हम क्या हैं, हम एनिमल हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, हमारे पास सेल वॉल नहीं है। तो बैक्टीरिया तो अपनी सेल वॉल बनाएगा ही, बैक्टीरिया तो अपनी सेल वॉल बनाएगा, लेकिन क्या हम अपनी सेल वॉल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी दवाई बनाएंगे जो ना बैक्टीरिया की सेल वॉल ही ना बनने दे, बैक्टीरिया को कहे ना सेल वॉल नहीं बनानी तुझे। अब वो सेल वॉल नहीं बनाएगा बेचारा, तो भाई अब वो खत्म हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, हमने उसके एक ऐसे बायोकेमिकल प्रोसेस को हैक कर लिया जिससे कि ना हम स्पेसिफिक ऐसी दवाई बना रहे हैं कि वो ना उसे ही जाके उस बैक्टीरिया के बायोकेमिकल प्रोसेस को ही जाके रोक दे, जिससे कि उसकी ग्रोथ बंद हो जाए, उसका डेवलपमेंट बंद हो जाए और सब्सिक्वेंटली वो बॉडी से हम उसको खत्म कर दें। ठीक है, आया समझ आपको? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एंटीवायरल ड्रग्स बनाने क्यों मुश्किल होते हैं? एंटीवायरल का मतलब जो वायरसेस के खिलाफ काम कर सकें। जैसे एंटीबायोटिक्स वाला सिस्टम है, क्या वो हम एंटीबायोटिक्स वाला सिस्टम बैक्टीरिया के लिए, क्या हम एंटीबायोटिक्स जैसा ही एक सिस्टम हमारे वायरस के लिए ला सकते हैं? वायरस को क्या ऐसे मारा जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि जो वायरस होता है ना, वो नॉन लिविंग है। मतलब वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में है, वी कैन से। ना ही पूरा वो लिविंग है, वो ना ही नॉन लिविंग है। अगर जब वो बॉडी के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, बॉडी के अंदर आ गया तो वो लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो इससे क्या होता है, और जो वायरस है उसकी एक और खास बात है भाई, बैक्टीरिया क्या कर रहा था, अपनी दुकान लगा ली थी इसने अंदर आके, है ना, ये अपना अलग ही तामझाम लेके बैठ गया। मतलब एक तो यहाँ घुसो घर में, ऊपर से अपनी एक अलग, हमारे ही घर का एक पोर्शन छीन के तुम उसमें अपनी दुकान लगा लो। तो हमने उस दुकान को हटवा दिया था अभी एंटीबायोटिक्स की मदद से। अब है क्या कि अब ये वायरस वगैरह घुसा भाई हमारे घर में, हमने भी एक दुकान खोली हुई है, हैं? अब ये क्या करेगा, ये वायरस ना जाके हमारी ही दुकान पे बैठ जाएगा। हाँ, ये थोड़ी बदमाशी करता है। क्या करेगा ये ना, अब थोड़ा ये जनरल एग्जांपल से थोड़ा ऊपर आते हैं।
जनरली क्या करते हैं, वायरस हमारे ही बायोकेमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनके ना बहुत कम ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये जनरली हमारे वाले प्रोसेसेस का हमारा इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपने फायदे के लिए। बैक्टीरिया जो कर रहा था वो खुलेआम कर रहा था, मैं अपनी दुकान, मतलब वो सीधा सीधा कब्जा कर रहा था। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए जो थोड़े अनजान लोग होते हैं हम उनका सामना कर सकते हैं, लेकिन जो जान पहचान वाले जो लोग होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम उन्हें जल्दी से ना हटा नहीं सकते, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो वायरस यही काम कर रहा है, वो हमारा इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब हमने एक ऐसा ड्रग बनाया, अब क्या है, वायरस हमारे ही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो क्या हम ऐसी दवाई बनाएंगे जो हमारे, भाई अब उस वायरस को मारना है तो भाई मतलब हमारे भी प्रोसेस को रोकना पड़ेगा हमें, तो क्या हम अपनी बॉडी का नुकसान करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए ही एंटीवायरल ड्रग्स बनाना मुश्किल होता है, आया समझ। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अब हम आगे जैसे जैसे अब टाइम जा रहा है, मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हो रही है और ना हम काफ़ी अच्छे से अब ये एंटीवायरल ड्रग्स भी बनाने में थोड़े कामयाब हो रहे हैं। जैसे HIV एड्स का, HIV एड्स का कोई क्योर नहीं है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में HIV एड्स के बारे में बताया था, HIV एड्स का ना कोई क्योर नहीं है बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो HIV एड्स को कंट्रोल में रखा जाता है जिससे ना ये ज़्यादा बढ़े ना। अब वो कैसे रखा जाता है? इन ड्रग्स के थ्रू रखा जाता है। इसीलिए अब थोड़ी ये जो HIV एड्स से सफ़र करते हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है इसकी वजह से, ऑल थैंक्स टू मेडिकल एडवांसमेंट। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों एंटीवायरल ड्रग्स बनाने मुश्किल हैं एज कम्पेयर टू एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, और वी कैन से एंटीबायोटिक्स। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो, हमेशा हमने एक लाइन सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम जानेंगे असल में ऐसा क्यों है। देखो, अब ये वेंकी था, वो बीमार हो गया था बेचारा, हमने उसे ठीक करने की बहुत ही कोशिश करी, लेकिन ना ट्रीटमेंट के कुछ ऐसे ना कह सकते हैं हम, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं ट्रीटमेंट के। कैसे? तो ट्रीटमेंट के 3 ड्रॉबैक्स होते हैं ट्रीटमेंट के। भाई एक बंदा सही तो हो गया, लेकिन ना उसका एक बॉडी पार्ट परमानेंटली डैमेज हो गया। परमानेंटली डैमेज्ड बॉडी पार्ट मतलब कि वो डिजीज गया तो सही, वो माइक्रोब गया, लेकिन वो इतना काम बेचारे का बिगाड़ के चला गया कि एक उसका जो बॉडी पार्ट है वो भैया कभी अब सही नहीं हो पाएगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या है ये ट्रीटमेंट वाले चीज़ का? ट्रीटमेंट बेसिकली मतलब हमें हो गई है, वो हमें कोई माइक्रोब ने अटैक कर दिया है, हम ठीक भी हो गए, फिर भी उसमें क्या होता है? अब भाई क्या है, ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा समय ले रही है, अगर ट्रीटमेंट ज़्यादा समय ले रही है तो हम बेड ड्रिवन हो जाएंगे। भाई हमें लेटा रहना पड़ेगा, हमें आराम करना पड़ेगा, है ना, बेड ड्रिवन हो जाएंगे। और तीसरा, भाई ट्रीटमेंट चली रही है, लेकिन क्या है कि वी एक्ट एज सोर्स टू स्प्रेड डिजीज। भाई मेरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन मैं दूसरे को भी तो उसी समय बीमारी फैला सकता हूँ ना, या वेन की बीमारी फैला सकता है ना भाई दूसरे को भी। तो ट्रीटमेंट के नहीं, ये 3 ड्रॉबैक है हम कह सकते हैं। वी एक्ट एज सोर्स फॉर डिजीजेस, और वी कैन से इन्फेक्शन। तो अब हमने क्या किया, भाई डिजीज ही नहीं होने देंगे हम खुद को, ऐसी अब हम कोशिश करेंगे। तो भाई अब मैंने बताया था आपको डिजीज कैसे हो सकता है, कि आपको एक इन्फेक्शियस एजेंट कैसे किन किन रस्तों से अटैक कर सकता है। एयर, वाटर, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, है ना। एक था हमारे जो कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं हमारे, STD। हमें STD के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम अभी ये 3 के बारे में पढ़ेंगे, और इन 3 का प्रिवेंशन पढ़ेंगे। हमारे एयरबॉर्न डिजीजेस, हमारे वाटरबॉर्न डिजीजेस, और जो हमारे वेक्टर डिजीजेस होते हैं। भाई एयरबॉर्न डिजीजेस, तो ये है एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न डिजीज, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। अभी कोविड जब हुआ था तो क्या कहते थे भाई, 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे मत हो, या मतलब इतने
4-5 से ज़्यादा, मतलब भीड़ में मत चलो, है ना। तो क्या उससे क्या होता है, हमारे ना इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं, जिससे हमारी डिजीज़ के अल्टीमेटली चांस कम हो जाते हैं। कैसे भाई, अगर 70 बंदे हैं तो यार प्रोबेबिलिटी बढ़ नहीं गई कि तुम्हें डिजीज़ हो सकता है, कोई एक ना एक को डिजीज़ होगा तो तुम तक आ सकता है। जितने कम बंदे होंगे ना उतना ही डिजीज कंट्रोल में रह सकता है। ऐसा नहीं कि जो 4 लोग हैं उनमें से भी एक को ना हो, लेकिन ना उसमें से ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कम लोग हुए तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो भाई हम फिर अपना ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे सामने आ ही 1000 आदमी गए, अब तुम चलोगे या फिर सबका चेकअप करते रहोगे, है ना। तो एयरबोर्न डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए? बाय प्रिवेंटिंग ओवर क्राउडिंग, सिंपल। दूसरे कौन से होते हैं हमारे? वाटर बोर्न डिजीजेस, जो हमने करे थे, कोलेरा वगैरह। इन्हें कैसे रोका जाए? बाय ensuring सेफ ड्रिंकिंग वाटर। भैया अच्छा पानी पियो जो साफ सुथरा हो, तो तुम्हें डिजीजेस के चांसेस कम होंगे। तीसरा हमने क्या देखे थे? वेक्टर बोर्न डिजीजेस। अब भाई ये जो मक्खी मच्छर से जो होते हैं डिजीजेस, इनको कैसे कर सकते हैं हम? बाय क्लीनिंग एनवायरनमेंट। भाई अगर कचड़ा वचड़ा, पता है ये अक्सर कहाँ होते हैं भाई? गंदे पानी में मच्छर ब्रीड करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह हो वहाँ पे मक्खियाँ रहती हैं। तो अगर हम ये कूड़ा वूड़ा ना करें ज़्यादा, और हम अपने कीचड़ पानी वानी इकट्ठा ना होने दें, मतलब साफ़ सफाई हम अगर हम करते रहेंगे, तो ये डिजीजेस, तो ये वेक्टर्स आसपास नहीं आएंगे, और भाई अल्टीमेटली हमारा डिजीज़ नहीं फैलेगा। बाय क्लीनिंग एनवायरनमेंट। तो भाई ये क्या थे ना, ये जनरल वेज थे। प्रिवेंशन भी 2 तरीकों से होता है, एक होता है जनरल तरीके से, एक होता है स्पेसिफिक तरीके से। तो ये कौन से थे हमारे? जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन। इन्हें हम जनरल वे कहते हैं। एक होता है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है उस चीज को समझो। देखो, स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक भी कहते हैं, शायद चेचक ही कहते हैं, जो भी कहते हो, जो स्मॉल पॉक्स है, अगर वो किसी को हो जाता है एक बार तो दोबारा नहीं होता। मतलब दोबारा अगर होता भी है तो ना उसका जो इफेक्ट है वो इतना माइल्ड हो जाता है कि उस बंदे को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसीलिए होता है भाई, एक एक्स पर्सन को, वेंकी को मान लो स्मॉल पॉक्स हो गया, पहली बार हुआ है ज़िंदगी में, तो क्या है ना, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसने पहली बार ही उस डिजीज़ को, उसने उस पहली बार ही उन माइक्रोब्स को देखा जो वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, जिन माइक्रोब्स की वजह से वो डिजीज़ हो रहा है, उन्होंने पहली बार ही देखा उसे। अब भाई पहली बार है तो उन्हें टाइम लगेगा रिस्पोंड करने में, है ना। फिर वो उन्हें भगाएंगे, मतलब भाई पहली बार, अरे ऐसा नहीं होता है तुम्हारे दूर के रिश्तेदार आ जाएं तो तुम एकदम से हैरान हो जाओ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और वो भी ऐसा नहीं है बिना बताए आ गए हैं, और वो भी 2-4 साल बाद आए हैं, तुम हैरान नहीं हो जाओगे। सेम ऐसा ही होता है। तो इनके साथ क्या होता है कि भाई ये जो नए नए माइक्रोब्स होते हैं ना, इन्हें पहले हमारा इम्यून सिस्टम फिर इनसे ना धीरे धीरे रिस्पोंड करता है, फिर जब वो रिस्पोंड करता है फिर वो इन्हें भगा देता है, अगर भगा पाया तो, ठीक है। तो ऐसे, और जब वो फिर दूसरी बार वो सेम माइक्रोब अटैक करता है, अब तो भैया हमारे इम्यून सिस्टम ने देख लिया है, उसे पहचान गया था वो। और इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर उसको, उस पर एक बार किसी स्पेसिफिक माइक्रोब ने अटैक किया तो दूसरी बार ध्यान रखता है, और ना वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, हाँ भाई ये माइक्रोब आया था। इसीलिए जब वो दूसरी बार आता है तो वो ना एक तेज रिस्पॉन्स करता है, तेज तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और उसे जल्दी हटा देता है। जब भी मैंने कहा अगर दूसरी बार किसी को
स्मॉल पॉक्स वगैरह हुआ तो उसका इफेक्ट काफ़ी माइल्ड होएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक वे यही हो गया भाई, माइक्रोब रिलेटेड हम वो बना दें इम्यूनिटी, स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन में हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, तुम बताओ। स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन में हम यही लिख सकते हैं कि अगर किसी को एक बार हो गया है तो भाई दूसरी बार जब होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और वो एक स्पेसिफिक माइक्रोब पे ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। तुम इसे खुद लिखना है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन को, जानबूझ के छोड़ रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। हमने पहले देखा हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा है भाई कि दोबारा जब कोई माइक्रोब सेम तरीके का आता है तो ये उस पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। हमने इसे बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम को। हाँ, तुमने सही सुना। देखो असल में क्या होता है, हम ना अपने इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमने देख लिया यार अगर इसे पहले कुछ दिखा दो ना और दूसरी बार अगर कुछ ऐसा आया सेम तरीके का सेम टाइप का तो ये अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। तो हमने क्या किया, हमने ना एक माइल्ड टाइप का, मतलब कि हमने ना जो ये वैक्सीनेशन, चलो वैक्सीनेशन पे मैं आऊँगा। हमने क्या किया, हमने ना बॉडी में एक ऐसा माइक्रोब डाला जो कि एक इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता। ठीक है, हमने एक ऐसा माइक्रोब डाला जो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता, वे डाल दिया। हमारे इम्यून सिस्टम ने उसे पहचान लिया, देख लिया उसे पहली बार। अब वो कोई नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, वो माइक्रोब क्यों नहीं पहुंचाएगा, इन्फेक्शन तो वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरी बार ना वो माइक्रोब आया। अब दूसरी बार वो, पहले तो हमने खुद से डाला, भाई खुद का हम नुकसान नहीं करते हैं इसलिए हमने बहुत ही माइल्ड वो माइक्रोब डाला, बड़ा ही कमजोर टूटा हुआ सा। लेकिन अगली बार क्या हुआ भाई, वो माइक्रोब आया तेज तरीके से। कैसे आया तेज तरीके से भाई, जो एक्चुअली ऐसे हम जानबूझ के ऐसे माइक्रोब वगैरह डालते हैं ना, ये हम ना उन्हें ऐसा रखते हैं कि वो ना माइक्रोब अधमरी सी स्थिति में होते हैं, वो हमें नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। और भाई आइडेंटिफिकेशन डिजीज भी नहीं कोज कर सकता। लेकिन दूसरी बार हमने कहीं बाहर से ऐसा माइक्रोब हमने पकड़ लिया, हमारी बॉडी में घुस गया, तो अब क्या होगा ना, हमारी जो इम्यूनिटी होगी, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो उसे देखेगा और वो उसे पहचान लेगा, क्योंकि भाई इस टाइप का ही जो माइक्रोब है ये हमने पहले भी बॉडी में डाला हुआ है। अब उसने देखा ये तो इसी टाइप का है, हल्ला बोल कर दिया आक्रमण, और भाई अच्छे से भगा देते हैं। इसी से ही ना हमारे वैक्सीनेशन क्या, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन जो है, ये ना ये चीज़ जो ये मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, ये ना उसका बेसिस है इम्यूनाइजेशन। तो ये आपकी एनसीईआरटी में जरा ये पैराग्राफ है इम्यूनाइजेशन नाम से। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इम्यूनाइजेशन होता है कि कोई बंदा इम्यूनाइज्ड है, ठीक है, एक माइक्रोब के से वो इम्यूनाइज है, मतलब वो अच्छे से उसकी मेंटेन हो रखी है इम्यूनिटी। तो वो कैसे वो उसे रिस्पॉन्ड करके बताता है, मतलब हम इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कह देते हैं। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी, जरा मैं कलर थोड़ा सही सा ले लेता हूँ, इस पर दिखेगा नहीं, ब्लैक लेते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम्स sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people। भाई अब ये क्या बता रहा है कि जो हमारे पहले के इंडियन और चाइनीज मेडिकल सिस्टम होते थे ना, वो क्या करते थे, जो हमारे इन्फेक्टेड स्मॉल पॉक्स है ना, इन्फेक्टेड स्मॉल पॉक्स के विक्टिम्स, उनसे स्किन का वो लेके, स्किन की परत सी लेके, थोड़ी सी मतलब कहते हैं अरे वो जरा सी पपड़ी वपड़ी सी लेके और हेल्दी पीपल में डाल दी। अब उससे क्या होगा, जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई थी ना, पहचान में आ जाएगा वायरस फिर अटैक कर देगा, तो उससे क्या होगा, वो जो उसने पपड़ी सी डाली उससे वो वायरस या फिर जो भी है वो माइक्रोब पहचान में आ जाएगा इम्यूनिटी में, और जो वो हमने डाला है हेल्दी पीपल में वो इन्फेक्शन तो कोज कर नहीं पाएगा। तो अगली बार जब वो आएगा तो वो उसे हमारा इम्यून सिस्टम उसे टैकल कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ यही लिखा हुआ है और यही समझाने की कोशिश है। They thus hope to induce a mild form of smallpox that would create resistance against the disease। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। Famously, 2 centuries ago, 200 साल पहले, an English physician
named Edward Jenner realized that milkmaids who had smallpox did not catch smallpox, who had cowpox did not catch smallpox even during epidemics. भाई आज से 200 साल पहले की बात है, एक एडवर्ड जेनर नाम के महान फिजिशियन हुआ करते थे। उन्होंने क्या देखा कि भाई जब स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक चल रहा था, महामारी चल रही थी। क्या तुम बता सकते हो एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फ़र्क होता है? अभी हमने भी रिसेंटली एक बहुत बड़े पेंडेमिक से मुकाबला किया है ना? कमेंट करके बताना मुझे क्या फ़र्क होता है एपिडेमिक और पेंडेमिक में। तो क्या है कि इन्होंने क्या देखा कि ये मिल्कमेड्स थी ना, जिनको पहले काउपॉक्स था, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, महामारी में भी नहीं हुआ। मतलब पहले उन्हें काउपॉक्स था लेकिन अब उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। क्या चक्कर है ये? काउपॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज। काउपॉक्स क्या है ना, थोड़ा हल्का टाइप का सा डिजीज है, ऐसा कुछ उससे नुकसान नहीं होता। मतलब कह सकते हैं ऐसी बहुत ही मरने वाली हालत नहीं हो जाती है काउपॉक्स से। जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल एंड फाउंड दैट दे वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स। अभी एक्सपेरिमेंट के मूड में आ गए। इन्होंने क्या किया कि काउपॉक्स देना शुरू कर दिया हमारे हेल्दी पीपल को, है ना। अब उससे क्या हुआ कि फिर उन्होंने रियलाइज किया भाई मैंने जिसको काउपॉक्स का वो दिया था ना, वो रेजिस्टेंट हो गया स्मॉल पॉक्स पे भी, अब उसे भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों? दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है वो काउपॉक्स वायरस से मतलब थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये फिर वही कंसेप्ट यूज हुआ है हमारा, भाई वो चीज़ मिलती जुलती है। उसने देखा कि भाई ये ऐसी चीज़ काउपॉक्स आ गया है, उसने काउपॉक्स का मुकाबला किया। काउपॉक्स एक माइल्ड डिजीज था, अब उसी से ही काफ़ी रिलेटेड था हमारा स्मॉल पॉक्स। जब स्मॉल पॉक्स के वायरस ने अटैक किया तो हमारा वो इम्यून सिस्टम अब जानता ही था, तो उसने उसे भगा दिया, इसीलिए लोग रेजिस्टेंट हो गए। दिस वॉज बिकॉज, हाँ ठीक है, काउ इज वैका इन लैटिन। अब काउ को ना वैका कहते हैं लैटिन में, और काउ एंड काउ पॉक्स इज वैक्सीनिया। फ्रॉम दीज रूट्स द वर्ड वैक्सीनेशन हैज कम इनटू आवर यूसेज। तो भाई ये जो काउपॉक्स वाला अभी ये जो कहानी सुना, ये ना लैटिन वेटिन के वर्ड से ही आए हैं हमारा ये वर्ड वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में भी यही होता है, जो तुम्हें सुई हुई लगवाई जाती है, इसमें माइल्ड ऐसे डिजीज़ होते हैं, माइल्ड माइक्रोब्स होते हैं सॉरी, जो कि ना डिजीज़ तो कोज कर नहीं सकते हैं। वो माइल्ड माइक्रोब्स डिजीज़ कोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इम्यूनिटी हमारी बढ़ा देते हैं। चलो आगे बढ़ो। अब ये भी एक पैराग्राफ हमारा छूट गया था, ये हमें पिछले वीडियोस में कवर करना था, मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। इट वाज अबाउट पेप्टिक अल्सर्स। फॉर मेनी ईयर्स एवरीबडी यूज्ड टू थिंक that peptic ulcers which cause acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum were because of lifestyle reasons। भाई अब क्या था कि अब ये हमारी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हुई है कि काफ़ी समय से ऐसा सोचा जा रहा था कि ये जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं ना, जो कि एसिडिटी जैसा पेन कोज करते हैं और स्टमक और डुओडेनम में ब्लीडिंग कोज करते हैं। डुओडेनम क्या है? डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर सबसे पहले हमारा आ रहा है कि करता क्या है। पेप्टिक अल्सर्स कोज एसिडिटी रिलेटेड पेन, भाई एसिडिटी जैसा पेन होएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी, किसमें? स्टमक और डुओडेनम में। अब लोग सोचते थे ये पता है क्यों हो रहे हैं पेप्टिक अल्सर? ये हो रहे हैं हमारी ना लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी खराब बिगड़ती लाइफस्टाइल की वजह से। सब सोचते थे कि भाई स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में ना काफ़ी ज़्यादा एसिड सिक्रीट होने लग जाता है। हाँ, हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता है। तो ये लोग सोचते थे कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट होगा, स्टमक में सॉरी, और जो कि पेप्टिक अल्सर कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है कि भाई उसी समय टू ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी that a bacterium Helicobacter pylori, अब क्या हुआ भाई, 2 ऑस्ट्रेलियंस ने एक खोज करी एक बैक्टीरिया की जिसका नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ही वो थे बैक्टीरिया, यही वो कल्प्रिट थे
यही वो मुजरिम थे जो कि कोज कर रहे थे पेप्टिक अल्सर। रॉबिन बोर्न तुम देख लेना कब हुआ। अ पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ सो दी स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मेनी पेशेंट्स। अब हुआ क्या कि इस रॉबर्ट वॉरन ने ये स्मॉल कर्व्ड, भाई अब इनका ना शेप वगैरह दिया हुआ है, ये कर्व थे और इन्हें देखा गया लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में बहुत सारे पेशेंट्स में। ही नोटिस साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दीज बैक्टीरिया। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स अटैक करते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स का वो जो प्रक्रिया पूरी चलती है उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। भाई अब इन्फ्लेमेशन कब होता है, जब हमारी बॉडी एक माइक्रोब के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। तो अब ये क्या थी ना, इन बैक्टीरिया के अराउंड ही इन्फ्लेमेशन दिख रहा था हमें, ऑब्वियसली ऐसा तो होगा। अब एक और आए बेरी मार्शल, ये 1951 में पैदा हुए थे, हिस्ट्री वाला भी फील आ रहा होगा तुम्हें। अ यंग क्लिनिकल फेलो, ये थोड़े उनसे जवान थे, दिख ही रहा है, ये 1937 में हुए थे, ये 1951 में हुए, जवान तो होंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये ना वॉरन की जो फाइंडिंग्स थी ना ये बैक्टीरिया से रिलेटेड, इनको इनमें इंटरेस्ट आने लगा और एंड सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज इन ट्रीटमेंट स्टडीज। मार्शल एंड वॉरन, अब ये दोनों मिल गए, मार्शल और वॉरन, showed that patients could be cured of peptic ulcer only when bacteria were killed off from the stomach। वही हमारा ट्रीटमेंट वाला जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा था, क्या था वो था, किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज। ये वही इन्होंने भी यही बताया कि भाई बैक्टीरिया को मार दो तो हमारा पेप्टिक अल्सर भी खत्म हो जाएगा। मतलब डिजीज के कोज को मार दो तो अब डिजीज रहेगा नहीं ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वही वाली बात। थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरन, अब हम उनका शुक्रिया कर रहे हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रॉनिक फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन। भाई पहले अब लोगों को पता नहीं होता था पेप्टिक अल्सर के बारे में, भाई उन्हें लगता था कुछ ये एसिडिटी वगैरह का ये जो पेन कर रहा है पेप्टिक अल्सर, वो क्यों कर रहा है, हमारी गंदी लाइफस्टाइल की वजह से। तो भाई ये होता जाता, भाई ट्रीटमेंट तो है ही नहीं ना, लेकिन इनकी वजह से ट्रीटमेंट आ पाया। बट अब ये क्या है, डिजीज क्योर कर दिया जाता है बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब इस अचीवमेंट के लिए ये मार्शल को और ये वॉरन को नोबेल प्राइज मिला, सीन इन द पिक्चर। भैया अब ये मैंने पिक्चर नहीं ली, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ये पिक्चर देख लेना, अगर इन्हें नोबेल प्राइज लेता हुआ देखना है तो। इन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 2005। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ समझ आए। एक बार आप इसे पढ़िएगा और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की क्या वो समझ आया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिज़िक्स में मोशन शुरू कर दूँ। ठीक है, हम मोशन शुरू करेंगे या फिर आप बता देना कौन सा करना है, मेरे हिसाब से मैं मोशन कर दूंगा।